नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बंगाल विभाजन 1905 को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो बंगाल में उस समय बहुत ही तीव्र गति से राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे। आप कहेंगे कि केवल बंगाल में ही राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों चल रहे थे? भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था, वहाँ पर क्यों नहीं चल रहा था राष्ट्रवादी आंदोलन? तो थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेज जीत गए। जब जीत गए तो बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया, कब्जा हो गया। वहाँ का शासन प्रशासन अंग्रेज चलाने लगे। जब चलाने लगे वहाँ शासन प्रशासन, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज खोले गए और वहाँ पर वैज्ञानिक शिक्षा दी जाने लगी। मतलब कि पश्चिमी शिक्षा वहाँ पर बंगाल में दी जाने लगी। तो जो भी बंगाल के बच्चे थे, जो बंगाल के लोग थे, वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगे। जब जाने लगे तो शिक्षित होने लगे। एक समय ऐसा आया कि बंगाल में शिक्षित वर्ग की संख्या काफ़ी अधिक हो गई और वो बाद में जाने जानने लगे कि यह जो अंग्रेज हैं, यह हमारे ही देश पर शासन कर रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं और हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो जो शिक्षित वर्ग था, मतलब कि जो शिक्षित लोग थे, वो छोटे छोटे संगठन बनाने लगे। छोटे छोटे संगठन बनाकर वो आंदोलन करने लगे। तो वहाँ पर बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे आंदोलन देखने को मिले, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उनका विरोध था। वह अपनी प्रतिक्रिया अंग्रेजों के सामने जाहिर कर रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन उस समय अंग्रेजों को लगने लगा कि जो बंगाल है, यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, तो इसे नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक है। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कॉजन आए बने। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम बंगाल को दो भागों में बांट दें, संख्या के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर बांट दें। क्योंकि अगर हम धर्म के आधार पर बांट देंगे तो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लोग नफरत करने लगेंगे। तो हम ये सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। काफ़ी आसान भाषा में, कुछ नहीं छूटेगा। एक बार समझ लेंगे आप तो आप ये लंबे समय के लिए याद रहेगा। देखते हैं और समझते हैं। पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम लोग। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल भारत का सबसे बड़ा, सबसे समृद्ध और सबसे शिक्षित प्रांत था। 19वीं शताब्दी तक भारत का सबसे बड़ा प्रांत, क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था, वो सबसे बड़ा प्रांत था। वो बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित थे और यहाँ तक कि देखें तो बंगाल उस समय धन संपदा के लिए काफ़ी विख्यात था। वो मतलब कि वह एक शक्तिशाली प्रांत था वो। और यहाँ तक कि वहाँ पर शिक्षित लोग भी काफ़ी अधिक संख्या में थे, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज बहुत सारे कॉलेज खोले हुए थे। जब कॉलेज खोले हुए थे तो वहाँ के लोग भी पढ़ने गए। जब पढ़ने गए तो बहुत अधिक
संख्या में लोग शिक्षित हुए वहाँ पर। और भी देखते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग, लगभग 4,89,500 वर्ग किलोमीटर, तो काफी बड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या लगभग 8 करोड़, जो ब्रिटिश भारत की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई थी। मतलब कि जो अंग्रेज हैं, जिनका भारत पर जितना नियंत्रण है, उसका 25% जनसंख्या केवल बंगाल में ही निवास कर रही है। तो बंगाल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। तो इसे देखते हैं और भी। देखें देखें, प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल का संचालन कठिन था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल जब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा प्रांत है, तो वहाँ का शासन चलाना काफी कठिन था, इतना माना जा सकता है। लेकिन सरकार की असली चिंता राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन चुका कलकत्ता था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, उनका असली मंशा यह नहीं था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ का प्रशासन चलाना काफ़ी कठिन है, तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, केवल यह दिखावे के लिए किया जाता था। जो उनकी असली मंशा थी कि क्यों न हम बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दें, जिससे कि लोग आपस में ही जब लड़ने लगेंगे तो हमें शासन करना, यहाँ पर शासन चलाना यहाँ का आसान हो जाएगा, और हम यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक टिक पाएंगे। लेकिन क्या हुआ आगे, उसको भी देखते हैं। फिर लॉर्ड कर्जन का व्यक्तित्व और सोच। फिर भारत के वायसराय बनकर लॉर्ड कर्जन आए। तो लॉर्ड कर्जन का भी हम लोग व्यक्तित्व और उनकी सोच देख लेते हैं कि उनकी सोच कहाँ तक जा रही है। देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ब्रिटिश साम्राज्य का कट्टर समर्थक। मतलब कि जो लॉर्ड कर्जन है, ब्रिटिश साम्राज्य का यह कट्टर समर्थक हैं। चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो कि बंगाल विभाजन करने वाला है। देखते हैं। भारत को नियंत्रित करने वाला सम्राट कहलाता था। जो लॉर्ड कर्जन है, इसे भारत को नियंत्रित करने वाला सम्राट भी कहा जाता है। और भी देखते हैं। उसका विश्वास था कि भारतीय बाल सुलभ राष्ट्र है। मतलब कि लॉर्ड कर्जन का यह विश्वास था कि कि जो भारतीय हैं, वह शासन प्रशासन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वह अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं हैं। मतलब कि भारतीयों को वह कमजोर समझ रहे हैं कि भारत के लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, इतने जागरूक नहीं हैं, जो कि अपना शासन प्रशासन खुद चला सकें। तो यह कह रहे हैं कि उतना परिपक्व नहीं है, इनमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। सुधार क्या करेंगे, देखते हैं इसको भी। जिन्हें मजबूत शासन की आवश्यकता है। मतलब कि जो लॉर्ड कर्जन है, यह समझ रहे हैं कि जो भारतीय हैं वह अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं हैं, तो इन्हें मजबूत शासन की आवश्यकता है, जरूरत है। तो देखते हैं। उसने कई प्रशासनिक सुधार किए उस समय। जो जो लॉर्ड कर्जन है, वह उस समय बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए।
क्या सुधार किए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात आती है रेलवे नीति में परिवर्तन किया गया। जो जो रेलवे का नियम है उसमें बदलाव किया गया। और देखते हैं विश्वविद्यालय आयोग 1902 आया, जो कि विद्यालयों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उस समय देने के लिए यह आयोग बना था। यह कि मतलब कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको और अधिक आसान बनाया जा सके, उसको अच्छे तरीके से और चलाया जा सके, उसके लिए 1902 आयोग आया था उस समय। और भी देख लेते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। उस समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, मतलब कि जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढने वाले होते थे कि कहाँ कहाँ पहले से क्या मिल रहा है, कहाँ पर क्या पहले से है, मतलब कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और भी देखते हैं सीमाओं की रक्षा नीति। सीमाओं की रक्षा नीति में भी क्या किया गया, बदलाव किया गया, यानी कि उत्तर और पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट की नीति में बदलाव किया गया। और भी देखते हैं परंतु उसके शासन का सबसे सबसे विवादास्पद कदम था बंगाल विभाजन। इतना तो ठीक कर रहा है, इतना सुधार कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे विवाद वाला बात आता है बंगाल विभाजन। जैसे ही बंगाल विभाजन का लोग नाम सुने तो लोग भड़क गए। लोगों के मन में असंतोष की भावना हर जगह देखने को मिली। तो क्या हुआ, देखते हैं बंगाल विभाजन की योजना। अब बंगाल विभाजन करना है तो कुछ योजना तो बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि बिना योजना के काम नहीं बनेगा। आपको दिखाना भी है यहाँ भारतीयों को कि हम बंगाल को क्यों बांट रहे हैं, बंगाल का विभाजन हम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। यह भी तो दिखाएंगे तब ना कि अचानक बांट दिए और किसी को कुछ बताया ही नहीं। तो देखते हैं कि क्या बताया भारतीयों को। देखिए देखिए यहाँ पर आधिकारिक कारण, मतलब न कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या हवाला दिया, मतलब कि आधिकारिक कारण देख लेते हैं। पहला देखिए बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। ये कह रहे हैं कि देखिए बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसे से चलाना क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है, प्रशासनिक कार्य कठिन थे। बता रहे हैं कि यह बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ का शासन प्रशासन चलाना काफ़ी कठिन है, आसान नहीं है, तो इसे आसान बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। असम क्षेत्र उपेक्षित था, उसे नए अवसर मिलने चाहिए। जो अंग्रेज हैं या बोल रहे हैं कि जो असम है उस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, अब समय आ गया है कि असम पर ध्यान दिया जाए और उसके विकास कार्य के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। तो ऐसा यह बोल रहे हैं। और भी देखते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य देख लेते हैं। यह तो ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक कारण बताया, जो कि अपने गलतियों को छुपाने के लिए यह कारण बताया गया, लेकिन वास्तविक कारण क्या था, वास्तविक मंशा क्या थी इनकी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं वास्तविक कारण देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का केंद्र तोड़ना, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद का केंद्र कलकत्ता बन चुका था। इनकी मंशा थी कि जो राष्ट्रवाद का केंद्र कलकत्ता बन चुका है, बंगाल बन चुका है, इसे हम तोड़ दें। इससे जब तोड़ देंगे तो यहाँ का शासन प्रशासन चलाना आसान हो जाएगा। देखते हैं
देखिए कलकत्ता में कांग्रेस और प्रेस सक्रिय थे। कलकत्ता में देखें तो कांग्रेस, जो कि कांग्रेस एक संगठन पहले ही बन चुका था, जो कि काफ़ी विख्यात है। और और दूसरी बात देखी जाए तो वहाँ का प्रेस, मतलब कि जो भी पत्रिका निकलती थी, जो भी अखबार निकलते थे, वह भी जो वहाँ के आंदोलन करने वाले हैं, वह अपनी विचारों को पत्रिका के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वह एक दूसरे के यहाँ पहुँचाते थे। देखते हैं, देखिए कलकत्ता में कांग्रेस और प्रेस सक्रिय थे, मतलब कि जो भी वहाँ के लोग हैं, जो समाज को जागरूक बनाना चाहते हैं, लोगों को यह बताना चाहते हैं कि देखिए जो अंग्रेज हैं वो हमारे यहाँ हमें लूट रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, तो यह अपनी तरफ से कुछ पत्रिकाएं लिखते थे, अखबार के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते थे, कि जिससे कि लोग पढ़ें और जानें कि क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और भी देखते हैं, धार्मिक विभाजन लाना, इसका मेन उद्देश्य था धार्मिक विभाजन, मतलब कि अगर हम धर्म के आधार पर बांट देंगे तो यहाँ का शासन चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर ही लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जब लड़ने लगेंगे तो हमारी तरफ ध्यान कम जाएगा, जब कम जाएगा तो हम यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। और भी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम अलगाव बढ़ाना, मतलब कि हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियों को बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एक नहीं होने चाहिए, दोनों के बीच एक बड़ी खाई होनी चाहिए, दूरी बननी चाहिए। दूरी कैसे बनाया जा सकता है, देखते हैं उसको भी। ब्रिटिश प्रभाव बनाए रखना, बंगाली बुद्धिजीवियों का प्रभाव घटाना। जब धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हम अगर क्षेत्र को बांट देंगे तो लोग अपने ही में लोग उलझ जाएंगे, अपने धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, और यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है वह चलाना आसान हो जाएगा। और जो यहाँ पर बंगाल में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भी जो दबदबा है वह काफ़ी घट जाएगा, क्योंकि जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मतलब कि ब्रिटिश शासन के लिए जो लड़ रहे हैं वो अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। तो इनकी नीति कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों को बांटना था, एक दूसरे को के बीच की दूरियों को बढ़ाना था, कि लोग जैसे भी हों कि फूट डालो और शासन करो, यही था इनका मंशा। और भी देखते हैं, देखिए विभाजन की रूपरेखा, देखते हैं यहाँ पर विभाजन की रूपरेखा क्या थी, क्योंकि अगर हम इसे देख जाएंगे तो काफ़ी आसान भाषा में इसे समझ जाएंगे कि वास्तव में कैसे बंटवारा हुआ। देखते हैं, यहाँ पर देखें तो प्रांत पूर्वी बंगाल, असम, और एक पश्चिम बंगाल, मतलब कि एक तरफ है ना कि पूर्वी बंगाल और असम एक तरफ, और दूसरी तरफ है कि पश्चिमी बंगाल, मतलब कि देखते हैं हम लोग पूर्वी बंगाल और असम, इस इसकी राजधानी ढाका थी उस समय। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र क्या क्या आते थे इसमें, पूर्वी बंगाल और असम में, ढाका, चटगांव, असम, सिलहट।
यह जो क्षेत्र है, यह देखिए आपको दिखा देते थोड़ा सा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो प्रांत है, इसको दो भागों में बांटा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका। इसमें क्या क्या क्षेत्र आते थे? ढाका, चटगांव, असम, सिलहट। मतलब कि फर्स्ट प्रांत में धार्मिक जनसंख्या देख लेते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या कैसी थी। यहाँ पर देखेंगे तो 60% मुस्लिम है यहाँ पर, सोच सकते हैं। फिर दूसरी जगह देखते हैं कि दूसरा जब बंटवारा हुआ दूसरा क्षेत्र, तो वह क्या मिला? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी उस समय बनी। उसमें कौन कौन क्षेत्र आते थे उसको भी देख लेते हैं। कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा। जहाँ पर अगर जनसंख्या देखी जाए तो हिंदू 78% है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में 60% मुस्लिम है, दूसरे क्षेत्र में 78% हिंदू हैं। तो कहीं न कहीं यह, जिसका बहुसंख्यक के आधार पर यहाँ पर बांटा जा रहा है कि एक तरफ 60% मुस्लिम है, एक तरफ 78% हिंदू हैं। यह साफ साफ दिखाता है कि जो बंटवारा हुआ वह धर्म के आधार पर हुआ। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग पूर्वी बंगाल, असम, पहला भाग है यह। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल। तो इतना आप समझ रहे होंगे आप, जिसका राजधानी पहले वाले का ढाका है, और इसमें क्षेत्र ढाका, चटगांव, असम, सिलहट आता है, जहाँ पर 60% मुस्लिम आबादी है। और दूसरे वाले में देखें तो पश्चिम बंगाल, मतलब कि दूसरा भाग पश्चिम बंगाल का आता है। उसमें देखें तो कलकत्ता, और कलकत्ता वहाँ की राजधानी थी। क्षेत्र देखें यहाँ पर तो कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, और यहाँ पर 78% हिंदू रहते थे। तो आप इसे साफ साफ देख चुके हैं कि यह बंटवारा है वह क्षेत्र के आधार पर नहीं, प्रशासन के आधार पर नहीं, यह कहीं न कहीं धर्म के आधार पर बांटा गया था। और भी देखते हैं, ब्रिटिश की सांप्रदायिक राजनीति देख लेते हैं कि ब्रिटिश की सांप्रदायिक राजनीति कैस क्या थी, इनकी मंशा क्या थी, और देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशों ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि यह विभाजन मुस्लिम प्रगति के लिए है। जो पूर्वी बंगाल, जो आप देख रहे हैं, आप पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान हैं उनको यह विश्वास दिलाया गया अंग्रेजों की तरफ से कि हम आपके उन्नति के लिए, आपके विकास के लिए काफ़ी आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, बंगाल के मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि यह विभाजन मुस्लिम प्रगति के लिए है, मतलब कि मुस्लिमों के विकास के लिए है, उत्थान के लिए है। कि जो भी आपका क्षेत्र है, यहाँ जो पूर्वी बंगाल और असम का जो क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिम 60% हैं, उनकी प्रगति के लिए पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार आपका सहयोग करेगी। तो साफ साफ यह बंटवारा दिख रहा है धर्म के आधार पर। और भी देखते हैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को ब्रिटिश ने विशेष प्रोत्साहन दिया। जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, उनको ब्रिटिश ब्रिटिश ने विशेष प्रोत्साहन दिया, मतलब कि उनको बहुत अधिक मात्रा में सुख सुविधाएं
धन का लालच दिया उन्हें कि बाद में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी आपको। और भी देखते हैं, सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम को विशेष सुविधाएं देने का वादा किया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लोग बांट रहे हैं और मुस्लिमों को वादा कर रहे हैं कि आपको क्या क्या दिया जाएगा। जैसे कि सरकारी पदों, मतलब जो भी सरकारी पद निकलेंगे उसमें आपको काफ़ी अधिक सहायता दी जाएगी, मदद आपको दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम को विशेष सुविधाएं देने का वादा किया गया। जो शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ पर मुस्लिम को अधिक मात्रा में समर्थन देने, मतलब कि उनकी सहायता करने का वादा किया गया कि हम आपका सहायता करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम को और हिंदू को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि मुस्लिमों को हिंदू के विरोध में खड़ा कर रहे हैं आप। और भी देखते हैं, देखें इस नीति का सीधा असर था हिंदू और मुस्लिम एकता का विघटन। यह साफ साफ दिखाता है कि हिंदू और मुस्लिम एकता को यह तोड़ना चाहते थे, भाईचारे की भावना को यह खत्म करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। आगे क्या हुआ और भी देखते हैं। यह देखिए यह जो कि नीति है, देखते हैं इसको, यह वही रणनीति थी जि, जिसे आगे चलकर डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना गया। यह वही नीति है जिसे आगे चलकर डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना गया। जिससे कि मतलब कि आप आसान भाषा में देखें तो फूट डालो और शासन करो, इनकी यही नीति थी। और भी देखते हैं, देखिए देखिए विभाजन की घोषणा और कार्यान्वयन देख लेते हैं कि विभाजन की घोषणा और कार्यान्वयन कैसे हुआ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 19 जुलाई 1905 को आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई। 19 जुलाई 1905 को आधिकारिक सूचना जारी की गई कि बंगाल का बंटवारा होने वाला है। और भी देखते हैं, 16 अक्टूबर 1905 विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हुआ, अब लागू हो गया, कि अब बंगाल का बंटवारा हो गया। तो इतनी बातें आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, उस दिन पूरे बंगाल में विरोध की लहर उठी। कलकत्ता की गलियों में हजारों लोग काले कपड़े पहनकर निकले। जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन बंगाल में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बंगाल के बहुत सारे लोग काले कपड़े पहनकर निकले, मतलब कि वह यह दिखाना चाहते थे कि हम आपके समर्थन में नहीं हैं, हम आपका विरोध करते हैं। जो यह बंटवारा हुआ है इससे हम खुश नहीं हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर रहे थे, बता रहे थे। और भी देखते हैं और क्या हुआ। गंगा स्नान किया। जब लोग काले कपड़े पहनकर घरों से निकले लोग, तो वह गंगा स्नान करने के लिए गए। वो देखते हैं गंगा स्नान किया, राखी बांधी। वह एक दूसरे को लोग राखी बांधे, हिंदू मुस्लिम को बांधे, मुस्लिम हिंदू को उस समय राखी बांधे। मतलब कि हम एक हैं, हम हमें भले ही अंग्रेज तोड़ रहे हैं लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। तो उस समय राखी भी बांधी गई। और भी देखते हैं, और स्वर में बोले, एक स्वर में सभी लोग बोले, क्या बोले, बंगाल एक है, अविभाज्य है। सभी लोग एक ही शब्द बोल रहे थे कि बंगाल एक है, बंगाल अविभाज्य है, बंगाल को बांट नहीं सकते हैं आप, हम सब एक हैं। तो उस समय वहाँ का माहौल ऐसा दिख रहा था वहाँ के लोगों का। और भी देखते हैं, देखिए जन आंदोलन का स्वरूप देख लेते हैं। उस समय
जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे अधिक मात्रा में जन आंदोलन देखने को मिला। तो देखते हैं कि कौन कौन से जन आंदोलन सामने आए जो कि अंग्रेजों के विरोध में वह खड़े हुए। देखते हैं, पहला स्वदेशी आंदोलन। पहला आता है स्वदेशी आंदोलन। यह क्या था? विदेशी वस्त्र, चीनी, नमक, कपड़ा सबका बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन में था कि जो भी विदेशी वस्त्र हैं, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, सबको बहिष्कार करना। मतलब कि हम आपकी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, सबको को बहिष्कार किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि विदेशी वस्त्र हो गए, चीनी, नमक, कपड़ा का, सबका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया कि हम आपका जो सारी वस्तुएं हैं इनका हम उपयोग नहीं करेंगे। और भी देखते हैं, भारतीय उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया। अब भारतीय उद्योग धीरे धीरे क्या किया गया? उसको विकसित किया जाने लगा कि हम खुद अपने जो भी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं जिसका हम डेली उपयोग करते हैं उसका निर्माण हम खुद करेंगे। खुद भारतीय उद्योग को विकसित करेंगे हम। तो यह भी इस पर क्या किया गया? ध्यान दिया गया। और भी देखते हैं, दूसरा आंदोलन देखने को मिला, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। यह भी बंगाल विभाजन का यह विरोध कर रहे थे। देखते हैं इसको भी। देखें, यहाँ पर तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में हुई थी। यह भी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध था। जो भी ब्रिटिश शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी ब्रिटिश कॉलेज है यहाँ पर, जहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसका भी लोग क्या किए? कर दिए कि हम बहिष्कार करते हैं, हम आपकी कॉलेजों में, विद्यालयों में नहीं पढ़ने जाएंगे। तो उसका भी लोग बहिष्कार कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का विरोध किया गया। मतलब कि आपके विद्यालयों में, आपके कॉलेजों में हम पढ़ने नहीं जाएंगे, आपके सारे कॉलेजों का हम त्याग करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। और भी देखते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज टैगोर का शांति निकेतन की शुरुआत हुई। उस समय बंगाल में बहुत सारे कॉलेज खुले गए। जैसे आप देख सकते हैं कि बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, टैगोर का शांति निकेतन की शुरुआत हुई। तो बंगाल में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि विद्यालय खोलने के लिए सामने आए, क्योंकि शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा हमेशा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, जो कि बंगाल नेशनल कॉलेज देख सकते हैं, टैगोर का शांति निकेतन की शुरुआत हुई उस समय। इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देख लेते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी बारे में देख लेते हैं। यह भी बंगाल के खिलाफ था, मतलब कि बंगाल विभाजन का यह भी विरोध कर रहे थे। कैसे कर रहे थे देखते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का अमर सोनार बांग्ला लिखा गया उस समय। और अरबिंदो घोष का भवानी मंडप लेखन, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र बनर्जी, तिलक जैसे नेताओं का भाषण आंदोलन का देखिए आधार बना। तो यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी तरह से देखें तो नारे लिख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर का अमर सोनार बांग्ला लिखा गया उस समय। देखिए, अरबिंदो घोष का भवानी मंडप लिखा गया, जिसे लोग पढ़कर काफी अपने देश के प्रति
लोग काफ़ी जागरूक होते थे। उनके मन में एक जिज्ञासा आती थी कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। मतलब कि इन सारी लेखों में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना साफ-साफ झलकती थी, दिखती थी। तो और भी देखते हैं, ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई उस समय? क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं, वो तो चुप नहीं बैठेंगे, वह भी तो कुछ न कुछ करेंगे। तो देखते हैं उसको भी। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को अराजकता बताकर दमन शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने बताया कि यह क्या है, अराजकता है। लोग सभी लोग कुछ अपने ही क्षेत्र में अराजकता फैला रहे हैं, और इसी का नाम लेकर लोग इनका दमन शुरू किए। इन आंदोलनों को दबाया गया, कुचला गया। उस समय बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उनको जेल में डाला गया उस समय। देखते हैं, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। जो प्रेस है, मतलब कि जो अखबार है, जो पत्रिका है, उसका भी क्या किया गया, सेंसरशिप लगाया गया, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और भी देखते हैं, राष्ट्रवादियों को जेल भेजा गया। जो भी राष्ट्रवादी थे, जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनको क्या किया गया, पकड़कर जेल भेज दिया गया। तो जो अंग्रेज हैं या दमन कर रहे हैं। और भी देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण किया गया। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कड़ा नियंत्रण किया गया। मतलब कि उसकी सारी देखरेख अच्छी तरह से की गई। उनको लगा कि यह शिक्षा का केंद्र है, और यहाँ अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं, वो अगर आंदोलन में उतर गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसे लोग वहाँ पर रोकना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि ये सारी परिस्थिति उल्टी साबित हुई। कैसे उल्टी साबित हुई, देखते हैं उसको भी। परंतु असर उल्टा हुआ, आंदोलन का उग्र हो गया। जैसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया, तो वहाँ के जो भी विद्यार्थी थे, जो भी पढ़ने वाले थे, वह उग्र हो गए। वो और आंदोलन दबने की बजाय आंदोलन और बढ़ गया। तो यहाँ पर विपरीत प्रभाव देखने को मिले वहाँ पर। और भी देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई उस समय। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखते हैं इसको भी। बंगाल विभाजन का सीधा परिणाम था मुस्लिम राजनीति का संस्थागत जन्म हुआ। अब देखेंगे तो मुस्लिमों के लिए एक संस्था का जन्म हो गया। मतलब कि मुस्लिमों की आवाज़ को मुस्लिम लीग के माध्यम से सामने रखा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बंटवारा कहीं न कहीं धर्म के आधार पर अपनी पूरी जो राजनीति है, वह साफ साफ दिख रही है। क्योंकि मुस्लिमों का एक मंच बन गया है, कौन, मुस्लिम लीग 1906 में। देखते हैं उसको भी। बंगाल विभाजन का सीधा परिणाम था मुस्लिम राजनीति का संस्थागत जन्म। मतलब कि मुस्लिमों की आवाज़ है, मुस्लिमों की जो भी समस्याएं हैं, मुस्लिम लीग के माध्यम से रखी जाएंगी। और भी देखते हैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मतलब कि अब मुस्लिमों का भी एक संस्था बन चुका है कि जो भी मुस्लिमों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांग है, वह मुस्लिम लीग के माध्यम से सामने रखी जाएंगी। वह भी एक पार्टी की तरह सामने दिखी वह। देखें, और भी देखते हैं, इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों की रक्षा। जो मुस्लिम लीग जो संस्था बनी है,
इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी मुस्लिमों की रक्षा है इससे की जाएगी। जो भी मुस्लिमों पर कोई भी समस्या आएगी तो मुस्लिम लीग के माध्यम से उसका समर्थन किया जाएगा, मतलब कि सारी समस्याओं को सामने रखा जाएगा। और भी देखते हैं, इतिहासकार मानते हैं बंगाल विभाजन ने 1947 के भारत पाकिस्तान, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बंगाल विभाजन में देखा जाएगा तो जो मुस्लिम लीग बनी, उस समय संस्था बनी, तो कहीं ना कहीं वहीं से भारत पाकिस्तान का जन्म हो गया। क्योंकि उस समय लोग धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोग दो भागों में बंट गए। उस समय मुस्लिमों की संस्था बन गई मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिमों की सारी बातों को मुस्लिम लीग के माध्यम से रखा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जन्म 1906 में ही हो गया। और भी देखते हैं, तो देखें 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन का बीज बो दिया गया था। मतलब कि भारत पाकिस्तान का जो बीज है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के ही माध्यम से बो दिया गया, जो कि बाद में यह एक बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी और पाकिस्तान की मांग करेगी, एक नया देश की मांग करेगी। और भी देखते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया और विभाजन देख लेते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया और विभाजन देख लेते हैं। कांग्रेस ने 1905 से 1911 तक इस नीति का लगातार विरोध किया। जो कांग्रेस है वह 1905 से लेकर 1911 तक इस नीति का विरोध किया, मतलब कि बंगाल जो विभाजन हुआ है उसका विरोध किया। और भी देखते हैं, 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। 1907 सात का समय आया तो 1907 में कांग्रेस को दो गुटों में बांट दिया गया। मतलब कि वो बंट गई, वो बांटा नहीं गया, वहाँ पर बंट गई। एक था शांति गुट और एक था उग्र गुट। मतलब कि जो शांति गुट था, लोग शांतिपूर्वक अपने विचारों को रखते थे। जैसे कि उनका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे शांति गुट का, देख सकते हैं आप। शांतिपूर्ण विरोध गोपाल कृष्ण गोखले इसका नेतृत्व कर रहे थे, कि मतलब कि हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, किसी को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दूसरे गुट में था कि उग्र, जो कि अपनी देखें तो उग्र विचारों के लिए जाना जाता था। जैसे कि उग्र विरोध तिलक थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक भी थे, बिपिन चंद्रपाल थे और अरबिंदो घोष थे। मतलब कि यह काफ़ी गुस्से वाले लोग थे, क्रांतिकारी थे। यह चाहते थे कि बहुत जल्द ही बदलाव हो जाए। आज़ादी जो एक लंबे समय के बाद मिलने वाली है वो आज ही मिल जाए वो, क्योंकि इनको लगता था कि आज़ादी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने से नहीं मिलेगी। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। उनको, जो भी अंग्रेज हैं, उनको यह सबक सिखाना चाहिए कि आपको यहाँ से भागने का समय आ गया है। तो यह भी, मतलब कि दोनों का सोच एक ही था कि भारत से अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था। और भी देखते हैं, देखिए देखिए विभाजन की वापसी देख लेते हैं कि यहाँ पर विभाजन की वापसी कैसे हुई। 6 साल तक चले विरोध, मतलब कि 1905 से लेकर 1911 तक 6 साल तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा और आर्थिक दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। 6 साल का विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो भी दबाव बना ब्रिटिश सरकार पर, और ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा, मतलब कि बंगाल विभाजन को वापस लेना पड़ा। देखते हैं 1911 में
दिल्ली दरबार लगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। उस समय जॉर्ज पंचम और रानी मेरी, मतलब कि क्वीन मेरी, उस समय दिल्ली के दरबार में वो आए हुआ, मतलब कि वहाँ पर दिल्ली दरबार लगा दिल्ली में, और जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी वहाँ पर आए। जब वहाँ पर आए तो वह क्या किए, वो क्योंकि सभी लोग क्या थे, जो भी अंग्रेज की नीतियों से वह खुश नहीं थे। सभी माहौल उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम ने कहा कि हम ये जो भी समस्याएं हैं इसे हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या किया देखते हैं। बंगाल का पुनः एकीकरण किया जाएगा। जो बंगाल है जिसे बांटा गया है उसे पुनः क्या किया जाएगा, एक किया जाएगा। और भी देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ब्रिटिश जो भी अंग्रेज थे उनका राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो कि गोविंदपुर, सुल्तानाटी और कालाकाती, यह तीन क्षेत्र को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था, और जिसे अंग्रेज अपनी राजधानी मानते थे। लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन को को समाप्त किया गया, तो जो कलकत्ता राजधानी थी उसे हटाकर अब दिल्ली ले जाया गया। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिला। और भी देखते हैं, देखिए ब्रिटिशों ने राजनीतिक रूप से एकता दी, लेकिन राजधानी छीनकर बंगाल की शक्ति कम कर दी। जो बंगाल विभाजन था उसको तो क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, बंगाल को एक कर दिया गया, लेकिन राजधानी छीनकर कहीं ना कहीं बंगाल में अगर देखा जाए तो बंगाल की शक्ति को कम कर दी गई। क्योंकि जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ पर बहुत सारे गतिविधियाँ दिखाई देती हैं, बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन जब बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया, तो वहाँ की राजधानी भी हटा दी गई और दिल्ली उसे ले जाया गया। क्योंकि उनको लगा कि अब बंगाल में राजधानी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए अंग्रेज वहाँ से अपनी राजधानी को हटाकर दिल्ली ले गए। और भी देखते हैं, देखें दीर्घकालिक परिणाम क्या देखने को मिले, दीर्घकालिक परिणाम क्या देखने को मिले उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें राजनीतिक, यहाँ पर पहलू, एक तरफ पहलू है और एक तरफ प्रभाव है कि मतलब क्या प्रभाव पड़े। देखें राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद का प्रसार, कांग्रेस का परिपक्व होना। राजनीति में देखा जाए तो कांग्रेस अब क्या हो गई, अब काफ़ी परिपक्व हो गई, मजबूत हो गई, अब मजबूत होकर सामने अब दिख रही है अब पहले की अपेक्षा। और भी देखते हैं कि सांस्कृतिक पर में क्या बदलाव देखने को मिला, क्या प्रभाव सामने आया। स्वदेशी कला, साहित्य, गीतों का उदय हुआ। स्वदेशी जो भी वस्तुएं हैं उनका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगा। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कार्य वहाँ पर चालू हुआ। यहाँ तक देखें कि साहित्य, गीतों का उदय हुआ, मतलब कि बहुत सारे साहित्य लिखे जाने लगे। गीतों का उदय हुआ, मतलब कि गीत भी लिखे जाने लगे। क्योंकि आप देखे होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष दो ने अपनी, देखें तो अमार सोनार बांग्ला लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर, देख सकते हैं आप। रविन्द्रनाथ टैगोर का अमर सोनार बांग्ला था, और यहाँ पर अरबिंदो घोष का भवानी
मंडप जो कि लिखा गया है। तो यहाँ पर लेखन कला का भी क्या हुआ, विकास हुआ यहाँ पर। और भी देखते हैं, आर्थिक स्थिति देख लेते हैं उस समय, आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। भारतीय उद्योगों का विकास हुआ, यहाँ पर भारतीय उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि जब आप ब्रिटिश सामानों के, मतलब कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ पर बनाएंगे तब तो यहाँ पर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग देखने को मिले और उनका विकास हुआ। तो यहाँ पर देखें तो भारतीय उद्योगों का भी विकास देखने को मिला। और भी देखते हैं कि धार्मिक देख लेते हैं कि धार्मिक में क्या बदलाव है, क्योंकि धार्मिक में तो सोचिए कि तूफाने आ गया। वो तो देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलगाव की शुरुआत हो गई। यहाँ पर धर्म के आधार पर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम के बीच क्या हो गई, दूरियां बढ़ने लगी, खाई होने लगी। प्रशासनिक की बात कर लेते हैं, प्रशासनिक में क्या हुआ उस पर भी देख लेते हैं। देखें, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 1911, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया 1911 में। तो आशा करते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 की सारी घटनाओं को एक एक कर कर आसान भाषा में जाने होंगे, समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।